हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट देखेंगे एंड दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बट ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। मोस्टली वो स्टूडेंट्स को पता होती है एंड दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अनटिल एंड अनलेस आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है, तो आप केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेड लिखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज ऐसी चेंज होती है हमारे पास जिनमें क्या होता है कि कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है किसी सबस्टेंस की वो चेंज होती है। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू। तो मैं लिख सकता हूँ फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस, फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस in which no new substance is formed. No new substance is formed. No new substance is formed. और मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है चेंज होती है। ऐसी चेंज जिनमें क्या होता है कि कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है हमारे पास, बट हाँ हम ये कह सकते हैं फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है किसी भी सबस्टेंस की वो चेंज होती है। एग्जांपल, मेरे पास फॉर एग्जांपल पेपर है जो भी प्लान है, ठीक है, और इस पेपर को क्या कर रहा हूं मैं, फोल्ड कर रहा हूं। फोल्ड करने के बाद इसकी शेप सिलेंड्रिकल हो रही है, सिलेंड्रिकल शेप बन रही है इसकी। पहले ये प्लेन था और फोल्ड करने के बाद क्या हुआ, सिलेंड्रिकल शेप में आ गया। ये चेंज तो हुआ है, लेकिन इस चेंज में क्या हुआ कि कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बना। पहले भी ये पेपर ही था जो प्लेन फॉर्म में था, इसके बाद भी ये पेपर ही है, इसके बाद भी ये पेपर ही है, बट इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, चेंज हो गई। एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, H2 मीन्स वाटर, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, और मैं क्या कर रहा हूं, इसे फ्रीज कर रहा हूं मैं, फ्रीज। और फ्रीज होने के बाद क्या बन रहा है मेरे पास, ये आइस जो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आप मुझे बताओ, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में और वाटर जो सॉलिड फॉर्म में, क्या ये अलग अलग चीजें होती हैं? नहीं, ये भी वाटर ही है, ये भी वाटर है, बट हाँ ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो मैं क्या कह सकता हूँ ये कि एक ऐसी चेंज है जिसमें क्या हो रहा है कि एक ही सबस्टेंस है, लेकिन इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसी चेंज जिनमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है, बट हाँ ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो चेंज होती है। तो वह इन चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। और ये जो फिजिकल चेंज होती है ये रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वाटर है और ये लिक्विड फॉर्म है और मैं फ्रीज करके क्या कर रहा हूँ, ये आइस फॉर्म में ला रहा हूँ, सॉलिड फॉर्म में ला रहा हूँ ये, लेकिन मैं इसे बॉयल करके, हीट करके, बॉयल करके लिखो, हीट करके लिखो, हीट करके मैं ये फिर वापस किस में ला सकता हूँ, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसी चेंज क्या होती है, इन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है केमिकल चेंज। इसमें यही याद रखना है कि ऐसी चेंज जिनमें क्या होता है, नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है, बट हाँ इनमें ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो चेंज होती है, और ये जो चेंज होती है फिजिकल चेंज ये रिवर्सिबल होती है। इसके बाद आता है हमारे पास केमिकल चेंज। ये चीजें जब तक पता नहीं होंगी तब तक हम केमिकल रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, और केमिकल रिएक्शन पे तो पूरा केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन पे तो पूरा यूनिट ही है। इसके बाद आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज
फिजिकल चेंज क्या होती है, ऐसी चेंज होती है हमारे पास जिनमें क्या होता है कि एक नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। ऐसी चेंज जिनमें कोई नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है और वो जो नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है उसकी नई प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे हमने फिजिकल चेंज में क्या देखा, उसमें नया सबस्टेंस नहीं फॉर्म हो रहा था, हाँ ओनली फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, एक नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है और जो वो नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दोज चेंज इन विच न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, न्यू substance is formed with new properties, with new properties. For example, मेरे पास यही पेपर जो लिया था हमने अभी, यही एग्जांपल लेते हैं और इस पेपर को जला रहा हूं मैं, बर्न कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, और बर्न करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐश बन रहा है मेरा। ठीक है ना, पेपर को हम जब जलाते हैं तो वहां पे क्या बनता है, इसका ऐश बनता है। और अगर मैं इस पेपर की प्रॉपर्टीज देखूं और इस ऐश की प्रॉपर्टीज देखूं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और ये पेपर अलग एक सबस्टेंस है और ऐश अलग एक सबस्टेंस है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक नया न्यू सबस्टेंस फॉर्म हुआ, यहाँ न्यू सबस्टेंस फॉर्म हुआ यहाँ। तो ऐसी चेंज जिनमें क्या होता है कि नया सबस्टेंस बन रहा है और जो नया सबस्टेंस बन रहा है उसकी नई प्रॉपर्टीज भी होती है, ऐसी चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसे केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये जो एग्जांपल है दैट इज कैंडल। अगर मैं फॉर एग्जांपल कैंडल की एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना एक बार, ये कहीं ना कहीं कभी कभी ये जो क्वेश्चन है कैंडल वाला, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कैंडल है और इसे मैं मेल्ट कर रहा हूँ, और एक आता है कैंडल को मैं बर्न कर रहा हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ठीक है, दो चीजें आती है। कैंडल को अगर मैं फॉर एग्जांपल मेल्ट कर रहा हूँ तो वो कौन सी चेंज है, और कैंडल को अगर फॉर एग्जांपल मैं बर्न कर रहा हूँ तो ये कौन सी चेंज है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेल्ट कर रहा हूँ तो मेल्ट में क्या होता है, जो वैक्स होता है हमारे पास, कैंडल किससे बना होता है, वैक्स का बना होता है, और उसके अंदर विक होती है। तो वैक्स जो होता है वो सॉलिड होता है पहले, मेल्टिंग से क्या होगा, यही वैक्स किस में होगा, यही वैक्स लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है ना, पहले भी ये वैक्स ही था, अब भी ये वैक्स ही है, लेकिन इसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई, पहले ये सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, तो इस चेंज को क्या कहेंगे हम, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। सो मैं ये कह सकता हूं दैट मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। अब हाँ, बर्निंग, बर्निंग में क्या होता है कि कैंडल के अंदर विक होती है जो जलती है। ठीक है, अब जलने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, इसका ऐश बनता है। तो ये क्या है, नया सबस्टेंस, पहले विक थी, अब इसका जब हमने बर्न किया तो बर्निंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐश बन गया। तो ये अलग सबस्टेंस है, ये अलग सबस्टेंस है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज थी और इसकी अलग प्रॉपर्टीज है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कैंडल जो है वो, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो एक केमिकल चेंज है, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है वो एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग क्या है फिर, केमिकल चेंज। ठीक है, क्विक रिकैप करता हूं मैं। अभी हमने क्या देखा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या देखा हमने, एक ऐसी चेंज अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है जिसमें कोई नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, बट ओनली फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो चेंज हो रही है, उसे क्या कहेंगे, उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। हाँ, अगर मेरे पास अब एक ऐसी चेंज है जिसमें क्या हो रहा है कि एक नया सबस्टेंस भी बन रहा है, और जो नया सबस्टेंस बन रहा है वो उसकी नई प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक, तो ऐसी चेंज को क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज कहेंगे। हाँ, अब दो चीज आती है, ये केमिकल चेंज होती है, ये मे बी रिवर्सिबल, मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल, मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल हो भी सकती है और रिवर्सिबल नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती है, कौन सी केमिकल चेंज ऐसी होती है जो रिवर्सिबल होती है, और कौन सी चेंज ऐसी होती है हमारे पास जो नॉन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, अब हम अपनी हेडिंग पे जा सकते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है या मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो होता है वो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ऐसे क्वेश्चंस, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम अपनी हेडिंग पे जाते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है ये निकला है केमिकल चेंज से। केमिकल रिएक्शन जो है ये केमिकल चेंज से निकला है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास, एक ऐसी केमिकल चेंज होती है। केमिकल रिएक्शन मीन्स एक ऐसी केमिकल चेंज जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन जो है ये निकला है केमिकल चेंज से। केमिकल रिएक्शन जो है ये केमिकल चेंज से निकला है, और केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल चेंज होती है जिसमें क्या होता है, कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो नया सब्सटेंस वहां पे फॉर्म होता है उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज in which two or more substances react and form new substances with new properties, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिस नए सब्सटेंस के पास क्या होती है, नई प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है कोई सब्सटेंस और मेरे पास बी है कोई सब्सटेंस, ठीक। और ये ए भी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी बना रहे हैं। ए कोई अलग सब्सटेंस है मेरे पास, बी कोई अलग सब्सटेंस है मेरे पास, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज सी। अब कुछ चीजें जो याद रखनी है हमें, जो चीजें आपस में रिएक्ट करती है इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो चीज रिएक्टेंट्स की रिएक्ट से बनता है, जो चीज रिएक्टेंट्स की रिएक्शन से बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो एरो होता है हमारे पास, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसका जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट होता है, और जो टेल होती है टुवर्ड्स रिएक्टेंट होती है। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के बाद जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो एरो होता है इसका काम क्या होता है, ये हमें डायरेक्शन शो करता है किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। अब एक दो चीजें जो याद रखनी चाहिए, मे बी कभी कभी कोई पूछता है ये सब चीजें। अगर मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर दे हम ऐसे एरो से, ठीक है ना, हाफ एरो ऐसे, हाफ एरो ऐसे, इस एरो को हम क्या कहते हैं, फिश हुक एरो, फिश हुक एरो, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ये वाला एरो दिखता है, ये वाला साइन दिखता है, दैट मीन्स वो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं ए और बी के रिएक्ट करने से फॉर एग्जांपल ए बी बना रहा हूँ, और ए बी को जब मैं ब्रेक करूंगा तो फिर से मैं ए और बी बना सकता हूँ, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। अगर मुझे ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करनी तो मैं ऐसे एरो से नहीं करूंगा शो, ऐसे एरो से शो करूंगा, एंड दिस एरो इज फिश हुक एरो, ठीक है। शाबाश। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, हाइड्रोजन reacts with water, reacts with oxygen and gives water, ठीक। ये भी जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, वाटर बनता है। ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, और ये
लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। ये फायर लगाने में काम आते हैं और ये फायर को खत्म करने में काम आता है, ठीक है। तो दिस वाज केमिकल रिएक्शन, ठीक। इसके बाद आता है एक और टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप इसका। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। बेसिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी यूनिट अगर है तो मुझे यही लगता है कि क्लास 10th केमिस्ट्री में। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जो भी हमने रिएक्शन लिखी थी, दैट इज हाइड्रोजन reacts with oxygen and gives water, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही लिखे, हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे HYDROGN, ऑक्सीजन को ऐसे लिखेंगे, वाटर को ऐसे लिखेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या किया गया, ये जो हाइड्रोजन है इसे ऐसे लिखा गया सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में, ऑक्सीजन को इसके सिंबल और फॉर्मूला में लिखा गया, और वाटर को हम कैसे लिखते हैं H2O। केमिकल रिएक्शन तो ये भी है, केमिकल रिएक्शन तो ये भी है, बट इसको क्या किया हमने, एक इस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया, सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिखा, सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिखा। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिखते हैं और इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल मतलब अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में क्या, इस केमिकल रिएक्शन को मैं सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ, ठीक। और इस सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में जो लिख रहा हूं मैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन into symbols and formulas, ठीक है। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को आप मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, NeSSium ऐसे नहीं लिखेंगे हम मैग्नीशियम को, हम मैग्नीशियम को सिंपली Mg लिखेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे। अब जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हम ऐसे ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट O2 लिखेंगे यहाँ पे। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिखेंगे, क्यों, हमें पता है हम केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज MgO, ठीक है। अब ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन थी, अब इस केमिकल रिएक्शन को क्या किया मैंने, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट किया, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन जो है ये हमारे पास दो तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास ये दो तरह की होती है। वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनदर इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनदर इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम देखते हैं एक एक करके, बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। आई होप केमिकल इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स याद रखना है, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमने क्या देखा, केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है, वन इज बैलेंस्ड अनदर इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी
केमिकल इक्वेशन जिसमें जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होंगे। किसी चीज को कब हम कहेंगे कोई चीज बैलेंस में है, जब उसके दोनों साइड जितने एटम्स है वो बैलेंस है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये कोई बॉडी है, इस पे यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये बॉडी बैलेंस में है। क्यों? नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है, जितना फोर्स इसको इस साइड लग रहा है उतना ही फोर्स इसको इस साइड लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस फोर्स लग रहा है इस पे। ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम्स फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट साइड है, दैट मींस दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे उसे। अब तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर डेफिनेशन आई होगी मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे द केमिकल इक्वेशन in which atoms of different elements are same on reactant as well as product side। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट साइड है, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल है मेरे पास कार्बन, ये रिएक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ, वहां पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स है, दैट इज 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स, दैट इज 2, यहाँ पे कितने कार्बन के एटम्स है, दैट इज 1, ऑक्सीजन के कितने 2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने टोटल, यहाँ 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने टोटल 3। दैट मींस जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कार्बन के हैं उतने ही यहाँ पे भी है, जितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड। दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, अब एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स of different elements are not same on reactant and product side। ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है हमारे पास जिसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड नहीं होंगे, फिर हम उसे अनबैलेंस्ड कहेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैग्नीशियम और ये रिएक्ट करता है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ, और वहां पे हमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर इस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स देखूंगा मैं, मैग्नीशियम के कितने एटम्स है यहाँ पे, दैट इज 1, प्रोडक्ट साइड कितने 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने, रिएक्टेंट साइड दैट इज 2, प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स है, दैट इज 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें टोटल ऑफ एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड दैट इज 3, प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स है, दैट इज 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसी रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और आज की वीडियो में हम आई थिंक यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा उसमें हम कोई भी अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें अगर बैलेंस करनी होगी तो हम कौन कौन से तरीके होते हैं ऐसे हमारे पास जिनसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीजें याद रखना, यहाँ पे जेके बोस के लिए हर साल 5 मार्क्स का होता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, जेके बोस और सीबीएसई दोनों के लिए ये 5 मार्क्स का आता है। ज्यादा टफ भी नहीं है और इजी है, आराम से समझोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखते हैं। थैंक्स।